देख लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं छोटी छोटी बातें बता दूं जो आपके इन टॉपिक्स को समझने के लिए थोड़ी रेलिवेंट है, ठीक है। जो इस चैप्टर में नहीं आएंगे कि आपको एक टर्म इस चैप्टर में समझाई जाए, लेकिन मतलब क्योंकि हम वर्ड ऐसे यूज़ करेंगे इस चैप्टर में जिनका मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए, तो हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपके पास एक मैंने यहाँ पर टर्म लिखी है, कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट क्या होता है? देखो, हम जब बिजनेस करते हैं तो हम कुछ ना कुछ, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है तो बना के बेच रहे हैं, अगर हम सर्विस बिजनेस में है तो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर हम रीसेल ऑफ गुड्स करते हैं यानी हम बनाते नहीं हैं, खुद बना बनाया सामान आगे सेल करते हैं, ठीक है। खरीदते हैं सेल करते हैं, खरीदते हैं सेल करते हैं, तो वो क्या होती है हमारी रीसेल ऑफ गुड्स। अब हमें क्या, लेट्स से कि मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हूँ और मैं चेयर्स को मैन्युफैक्चर करके सेल करती हूँ, तो जो मैं एक चेयर बना रही हूँ ना, इसको मैं क्या कहूँगी, एक कॉस्ट यूनिट। अगर मैं टेबल्स बना के बेचती हूँ तो मेरा एक टेबल क्या होगा, मेरा एक कॉस्ट यूनिट, ठीक है। तो मैंने इसलिए क्या लिखा है, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, या आपका सर्विस की बात हो तो सर्विस, अगर आप रेस्टोरेंट्स में मील्स प्रोवाइड करते हैं तो वो एक मील आपका एक कॉस्ट यूनिट हो जाएगा। अगर आप सैलून में लेट्स से हेयर कट करके दे रहे हैं तो वन हेयर कट के लिए आप चार्ज करेंगे ना अपने कस्टमर को, तो वो एक हेयर कट एक कॉस्ट यूनिट हो जाएगा, क्योंकि पहले आपने उस हेयर कट को प्रोवाइड करने की देखना होगा कि आपको कितना खर्चा पड़ रहा है, यानी उसकी कॉस्ट क्या है। उसके बाद आप क्या सेट करेंगे, उसकी सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंगली सेट करेंगे, उसका मतलब जो चार्ज आपने टोटल कस्टमर को करना है आप सेट करेंगे उसकी वैल्यू। तो बेसिकली भारत हमें क्या चाहिए होती है, ये टर्म्स यूज करनी होती है हमने, तो इसलिए कॉस्ट यूनिट क्या हुआ, जो भी हम आउटपुट ऑफ द बिजनेस होगा हमारा, वो हमारा एक यूनिट एक कॉस्ट यूनिट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक चेयर एक कॉस्ट यूनिट हो गया आपके पास, और एक चीज यूनिट कॉस्ट भी होती है। यूनिट कॉस्ट बताती हूँ, कॉस्ट यूनिट की बात होगी ना, क्या है यूनिट कॉस्ट है कि एक कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट इज समथिंग एल्स, वो तो ये ना कि एक इस चेयर की कॉस्ट क्या है, वो आप उसकी बात करें। एक यूनिट की कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट यूनिट क्या है, वो एक चेयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम यूनिट की बात कर रहे हैं। अच्छा, कॉस्ट एनालिसिस हमारा चैप्टर बेस करे क्या है, नाम चैप्टर का कॉस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन के चैप्टर में हमने कॉस्ट को डिफरेंट क्लासिफाई करना होगा कैटेगरीज में। कॉस्ट बारे होती क्या, पहले ये बता दूँ, ये तो पता होगा आपको, लेकिन फिर भी कॉस्ट किसे कहते हैं, जो आपके बिजनेस के दौरान आप खर्चे कर रहे हो ना, एक्सपेंडिचर्स कर रहे हो, मनी स्पेंड कर रहे हो जहाँ जहाँ, वो आपकी क्या होगी, आपकी पॉकेट से जहाँ जहाँ क्या हो रहा है, पैसा स्पेंड हो रहा है, जो आपकी पॉकेट से जा रहा है, वो आपको क्या पड़ रही है, कॉस्ट है। अब हमें डिफरेंट कॉस्ट क्लासिफिकेशन को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें डिफरेंट समरीज चाहिए होती है, हमें वो कॉस्ट क्लासिफिकेशन डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल करनी होती है। जैसे देखो, हमने अभी बात की कि एक कॉस्ट यूनिट एक चेयर बनाई, तो एक चेयर हमें कितने की पड़ी, हमें देखना पड़ेगा ना, हमें उसकी कॉस्ट को क्या करना पड़ता है, असर्टन करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि एक चेयर हमें कितने की तैयार होकर मिल रही है। तो एक यूनिट की कॉस्ट या एक सर्विस की कॉस्ट निकालनी होती है, ताकि अकॉर्डिंगली हम क्या सेट कर सकें, उसकी सेलिंग प्राइस सेट कर सकें। हमें एक डिपार्टमेंट में कितने पैसे लगे हैं, कितना खर्चा हुआ है, ये देखना होता है, ताकि उस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकें। हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी होती है, हमें बहुत सारे डिसीजन कॉस्ट बेसिस पर लेने होते हैं। हमें जो हमने प्लान किया था और हमारे पास जो एक्चुअल हुआ, प्लान वर्सेस बजट वर्सेस एक्चुअल करना होता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए। तो कंट्रोल किसे कहते हैं, बजट वर्सेस एक्चुअल करने को, ठीक है। हमने साल के स्टार्ट में बजट बनाया, प्लान किया कि हम 1 लाख की कॉस्ट लगाएंगे, साल के एंड पे अगर हमने 1,12,000 की कॉस्ट लगा दी है, तो हमने क्या करना होगा, बजट वर्सेस एक्चुअल करके देखना होगा कि हमने कॉस्ट ज़्यादा लगाई, कॉस्ट कम लगाई, अगेन परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है, वेरिएंस निकालनी होगी, तो कंट्रोल, इसको कहते हैं कंट्रोल, ठीक है। तो देखो, डिफरेंट चीज़ों के लिए हमें कॉस्ट समरीज चाहिए होती है, तो इसलिए हम अपनी कॉस्ट को डिफरेंट नज़रियों से देखते हैं। सबसे पहले एनालिसिस में या क्लासिफिकेशन में आपके पास क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत आसान है। लेट्स से कि ये आपकी कंपनी है, इसके आपके 4 डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का एक अपना फंक्शन है, एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
यहाँ पे क्या नाम है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ पे चेयर्स बन रही हैं, ये फैक्ट्री का हिस्सा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रिसर्च का काम होता है। सेलिंग डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट बेचना कैसे है, किस सेलिंग प्राइस पे, उस पे क्या अर्न करना है, सेलिंग से रिलेटेड काम हो रहा है फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को, ऑफिस क्लरिकल वर्क को देखना, ठीक है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट होता है, कस्टमर तक सामान पहुंचाने का काम उसका होता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एड्स वगैरह का, मार्केटिंग का, प्रोडक्ट की काम होता है। तो हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। मैंने मिसाल के तौर पे सिर्फ आपको 4 डिपार्टमेंट्स में शो किया है। आप अपनी कंपनी को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में 4 से ज़्यादा, 4 से कम में डिवाइड कर सकते हैं, वो आपकी कंपनी पे, साइज पर डिपेंड करता है। अब हमने क्या किया, कॉस्ट क्लासिफाई करने का मतलब है कॉस्ट के डिफरेंट कैटेगरीज बनाना ना। तो अब बाय फंक्शन क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया, कॉस्ट को नाम कैसे दिए, प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जो डिपार्टमेंट का फंक्शन है वहां पर होने वाला खर्चा उसी नाम से बुलाया जाएगा। जैसे अब जो फैक्ट्री में खर्चा हो रहा होगा उसको क्या कह देंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसे फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का हीट एंड लाइटिंग का खर्चा, समझ आ रही है। इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, जिस तरह आपकी ऑफिस का टेलीफोन बिल, आपकी ऑफिस बिल्डिंग का रेंट, ये किस में फॉल कर जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। सेलिंग में सेल्स पर्सन को जो कमीशन दे रहे हो, अगर कोई आफ्टर सेल्स केयर प्रोवाइड कर रहे हो, किस में आ जाएंगी, सेलिंग कॉस्ट में। तो अब आपने एक कॉस्ट को जो डिपार्टमेंट का फंक्शन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया है, नेम कर दिया है। तो ये क्लासिफिकेशन कौन सी हुई, बाय फंक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट बाय कंट्रोल। बाय कंट्रोल में हमने कॉस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। हमने कहा यहाँ एक कॉस्ट को कंट्रोलेबल कहेंगे, जैसे यहाँ एक कॉस्ट को प्रोडक्शन कहा, सेलिंग कहा, एडमिनिस्ट्रेशन कहा, डिस्ट्रीब्यूशन कहा, वगैरह वगैरह। यहाँ पर हम कंट्रोल में देख रहे हैं कंट्रोल वाइज, एक कॉस्ट यहाँ हमारे कंट्रोल में है या हमारे कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में है का मतलब है कि हम उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अनकंट्रोलेबल है यानी हम उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, उसे चेंज नहीं कर सकते, उसको कम या ज्यादा करना हमारे इख्तियार में नहीं है। लेट्स से ये कंपनी के 2 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ए को मैनेजर ए देख रहा है, डिपार्टमेंट बी को मैनेजर बी देख रहा है। इस डिपार्टमेंट में होने वाले खर्चे मैनेजर ए के कंट्रोल में है, कंट्रोलेबल कॉस्ट होंगी यहाँ पे जो लग रही है वो मैनेजर ए के लिए। लेकिन क्या डिपार्टमेंट ए में लगने वाली कॉस्ट डिपार्टमेंट मैनेजर बी के कंट्रोल में है, नहीं। तो एट द सेम टाइम जो मैनेजर ए के लिए कंट्रोलेबल कहलाई वही मैनेजर बी के लिए क्या हो गई, अनकंट्रोलेबल। समटाइम्स ऐसा होता है कि चलो इनके अपने अपने रेंट है तो अपने अपने मैनेजर ए के लिए कंट्रोलेबल है डिपार्टमेंट ए का रेंट, मैनेजर बी के लिए कंट्रोलेबल है डिपार्टमेंट बी का रेंट। लेकिन समटाइम्स सिचुएशन होती है कि आपकी इस पूरी बिल्डिंग का रेंट एक साथ जा रहा होता है इकट्ठा, तो अब वो एक रेंट ना मैनेजर ए के लिए कंट्रोलेबल है ना मैनेजर बी के लिए सिर्फ कंट्रोलेबल है, सिर्फ किसी एक बंदे के कंट्रोल में वो नहीं है, वो दोनों की वजह से लग रहा है ना, तो वो क्या है फिर आपके पास एक अनकंट्रोलेबल कॉस्ट में क्लासिफाई कर दिया आपने, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कंट्रोल वाइज, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, इसमें बाय कंट्रोल की कैटेगरी में, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन हो गई बाय फंक्शन, एक क्लासिफिकेशन हो गई बाय कंट्रोल। तीसरी क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है बाय एलिमेंट। बाय एलिमेंट में हमने कॉस्ट को किस नज़र से देखा, हमने कहा एक कॉस्ट में या मटेरियल होगा या कॉस्ट लेबर की कैटेगरी में जाएगी या कॉस्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में जाएगी। मटेरियल से मुराद जो सामान आप खरीद रहे हैं, जैसे हमने चेयर्स बना के बेची हैं तो जो हम चेयर बनाने का सामान खरीद रहे हैं, कोई भी कंपोनेंट्स डिफरेंट हम खरीद रहे हैं, वो मटेरियल की कैटेगरी में जा रहा है। फिर एक आता है लेबर, जो हम अपने वर्कर्स को पैसे दे रहे हैं वो किस में जाएगा, लेबर कॉस्ट की कैटेगरी में जाएगा। जो मटेरियल खरीदा है जितने का वो मटेरियल कॉस्ट, जो लेबर के पैसे दिए हैं वो वर्कर के पैसे लेबर कॉस्ट। फिर मैंने एक्सपेंस के लिए क्या लिखा है, अगर कोई ऐसी कॉस्ट है जो ना मटेरियल की कैटेगरी में जा रही है और ना लेबर, वो किस में डालोगे आप, एक्सपेंस में। मटेरियल की एग्जांपल, चेयर बनाई, चेयर की वुड खरीदी, चेयर का फैब्रिक खरीदा, चेयर के स्क्रूज एंड स्टेपल्स खरीदे, ठीक है। इसके अलावा फ्लोर क्लीनिंग के लिए, मशीन की क्लीनिंग के लिए आपने कोई क्लीनिंग मटेरियल खरीदा, ऑयल मशीन्स की लुब्रिकेशन के लिए खरीदा,
किस में जाएगा? मटेरियल। वर्कर्स को जो आप पैसे दे रहे हैं, वर्कर आपका जो चेयर पे काम कर रहा है कारपेंटर, उसको भी देना है आपने। आपका कोई सुपरवाइजर है जो दूर से बैठ के कारपेंटर को सुपरवाइज करे, आपने उसके पैसे देने हैं, आपने मैनेजर के पैसे देने हैं। सब किस कैटेगरी में जाएंगे? लेबर कॉस्ट। फिर जो ना मटेरियल है ना लेबर है, जैसे कि रेंट, ना मटेरियल की कैटेगरी में जा रहा है ना लेबर, तो क्या हो गया? रेंट एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना मटेरियल की कैटेगरी में जा सकता है ना लेबर की कैटेगरी में जा सकता है, तो वो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। रॉयल्टी हम पे करते हैं, जो स्पेशल मशीन्स टूल्स वगैरह हायर करते हैं, जो स्पेशल टूल्स या मशीन्स जो हम हायर करते हैं, इनकी कॉस्ट हायर करने की ना हो नहीं, हायर करने की कॉस्ट है ना, पूरा नहीं लिखा था, सॉरी। तो आप लेट्स से रॉयल्टी क्या होती है? देखो लेट्स से ये मार्कर है, मैंने बनाया है, अभी मैंने इसकी पैकेजिंग कंप्लीट नहीं की, मैंने इसको थोड़ा टचअप देना है, इसको फाइनल टचअप देने हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं आपके पास आई, मैंने कहा आप इसको अपना नाम लगा के आके मार्केट में बेचें, इसकी पैकेजिंग करें, इस पे आगे का काम करें, लेकिन आप हर मार्केट के बदले, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल डिज़ाइन है, तो आप हर मार्केट के बदले, मैं डिज़ाइनर ऑफ द प्रोडक्ट हूँ, तो आप मुझे एक एक मार्केट जो मैं आप मुझसे लेंगे उसके बदले आप मुझे $2 दे देंगे। हर मार्केट के बदले मैं आपसे कितना चार्ज करूँगी? $2, और फिर उसके बाद आप जाने आपका काम जाने। तो अब जो आप मुझे फॉर ईच मार्कर पे करेंगे ना, वो मटेरियल की कैटेगरी में है, ना ही मैं आपका वर्कर थी, वो लेबर की कैटेगरी में भी नहीं जाएगा, तो फिर वो क्या है? एक्सपेंस। मैं डिजाइनर ऑफ द प्रोडक्ट हूँ, आपका मुलाजिम नहीं हूँ। एक्सपेंस, तो जो आप मुझे पैसा दे रहे हैं वो लेबर कॉस्ट में नहीं जाएगा, ठीक है? तो रॉयल्टीज जो हम पे करते हैं वो कभी भी लेबर कॉस्ट में नहीं जाती, वो एक्सपेंस में जाती है। स्पेशल टूल, मैंने लेट से ये टूल है, मैंने हायर किया, एक चेयर पे काम किया, $10 का हायर किया, चेयर पे काम किया, वापस कर दिया, ना मटेरियल में जाएगा ना लेबर में जाएगा, क्योंकि वो आपकी चीज तो नहीं है ना। ये आपका बाय एलिमेंट, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो बता दिया, रेंट तो बता दिया कि ना वो मटेरियल हुआ ना वो लेबर हुआ, तो वो एक्सपेंस में जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बाय एलिमेंट के बाद आता है बाय नेचर। बाय नेचर में आप कहते हो कि एक कॉस्ट या डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अब डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? एक कॉस्ट डायरेक्ट तब होती है कि जब आप एक स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट, जैसे मैंने कहा एक चेयर, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर ये बात आइडेंटिफाइबल है, एट्रीब्यूटेबल है, ट्रेसेबल है कि एक चेयर पे एग्जैक्टली कितना खर्चा आ रहा है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है। तो अगर डायरेक्टली चेयर पे लग रही है तो वो एक डायरेक्ट कॉस्ट है। जैसे नजर आ रही है, जैसे मटेरियल की बात करते हैं, ये जो मैंने वुड और फैब्रिक लगा है तो लिखा है, मुझे एग्जैक्टली पता ना कि एक चेयर पे कितने का लगेगा। $10 का वुड लग गई, $2 की फैब्रिक लग गया, या $5 का फैब्रिक लग गया। अब इसमें भी $10 की वुड है, उसमें भी $10 की वुड है, उसमें भी $10 की वुड है। मुझे एक चेयर की वुड का एग्जैक्टली पता है, एग्जैक्टली एट्रीब्यूटेबल है, ट्रेस बैक कर सकते हो कि जो $10 है किससे रिलेट कर है? एक चेयर से रिलेट कर है, ट्रेस बैक कर, आइडेंटिफाइबल है कि ये $10 एक चेयर से रिलेट कर है। तो ऐसी कॉस्ट को क्या कहेंगे? जो डायरेक्टली चेयर से रिलेट कर रही है और आइडेंटिफाइबल है विद स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट डायरेक्टली, क्या यहाँ पे लिखा कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली। ये बेसिक पॉइंट था, ठीक है? ये बेसिक पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। A cost that cannot be directly, सिर्फ एट्रीब्यूटेड नहीं है, डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसे डायरेक्ट 10 इसकी ये बता दिया हमें। अगर एक कॉस्ट आप डायरेक्टली एक चेयर पे कितनी लग रही है एग्जैक्टली नहीं बता सकते, डायरेक्टली नहीं बता सकते, तो वो एक इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी। अब देखो, जैसे मैंने ये बात की यहाँ पे क्लीनिंग मटेरियल की, ऑयल फॉर एप्लीकेशन की, ऑयल किसको दिया था? मशीन को या चेयर को? मशीन को, चेयर पे तो नहीं गया ना, तो एक चेयर पे ऑयल की कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं की जा सकती। क्लीनिंग फ्लोर क्यों या मशीन की हुई, चेयर की तो नहीं, तो डायरेक्टली एक चेयर पे कितनी क्लीनिंग कॉस्ट जा रही है वो आप आइडेंटिफाइबल डायरेक्ट वे में नहीं कर सकते। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए, जो डायरेक्ट कॉस्ट है ना, आपने उनको क्या कहा? डायरेक्ट कॉस्ट में आपने कह दिया डायरेक्ट मटेरियल भी फॉल कर जाएगा, डायरेक्ट लेबर भी फॉल कर जाएगा। ये जो मटेरियल लेबर एक्सपेंस पड़ा ना, इसी में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। ये जो आपने इनडायरेक्ट कॉस्ट पड़ी है, इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर
अगर मटेरियल की बात करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है, मैं इधर एग्जांपल्स में ही आपको दे देती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ एग्जांपल्स में मैंने ये लिखी है ना, अलग अलग इसीलिए करके लिखी है ताकि बाद में लिख सकती हूँ। अब ये वुड और फैब्रिक किस कैटेगरी में था, डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि डायरेक्टली चेयर पे कितने का लगा, आई कैन टेल। क्लीनिंग और ऑयल क्योंकि डायरेक्टली चेयर से रिलेट नहीं कर रहा तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, इनडायरेक्ट मटेरियल। कारपेंटर डायरेक्टली चेयर पे काम कर रहा है, मुझे पता है $10 लेगा हर चेयर पे काम करने के, तो वो एक डायरेक्ट वर्कर होगा। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की मैं बात नहीं करूंगी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे लेबर के। फिलहाल वर्कर्स में बता रही हूँ। सुपरवाइजर कारपेंटर को बैठ के दूर से सुपरवाइज कर रहा है, चेयर पे डायरेक्ट काम नहीं कर रहा। मैनेजर साइड एक्टिविटी कर रहा है, चेयर पे काम नहीं कर रहा। तो जो साइड एक्टिविटीज कर रहे होते हैं वो कौन होते हैं, इनडायरेक्ट वर्कर्स। अभी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है वो हम लेबर के चैप्टर में जाके अलग अलग देखेंगे। वहां तक क्लियर है। एक्सपेंस, ये देखो रॉयल्टी मैंने कहा था हर मार्केट का 2 देना है, पता है ना कि एक मार्केट के बदले एग्जैक्टली कितना दे रहे हो, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट इन $2 है ना। ऐसा मैंने आपको कहा कि एक चेयर पे $10 का लगाया और हायर किया और सामान और वापस कर दिया चेयर पे काम करने के बाद। तो आप ना स्पेशल टूल्स और मशीन्स जो हायर कर रहे थे ना एक जॉब को करने के लिए, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है जॉब के लिए, क्योंकि आपको पता है कि एक $10 की मशीन हायर करके उस जॉब को कंप्लीट किया और वापस कर दी, तो $10 फॉर अ जॉब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दैट जॉब, दैट मीन्स डायरेक्ट कॉस्ट। और क्योंकि वो एक्सपेंस है तो कौन सी, ये किस कैटेगरी में जा रही है दोनों चीज़ें, रॉयल्टीज और